कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस फाइंड पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, पढ़ते रहिए। लक्ष्य बहुत आसान भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है कि पाया ना जा सके। अभी की मेहनत आगे रंग लाएगी। अभी की शुरुआत करेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने एम तक, अपने लक्ष्य को आसानी से पा पाएंगे। देखिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसका पहले तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले से अगर आप तैयार हैं तो लक्ष्य और भी हमारे करीब हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आज उसी ROARO का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा जिसके लिए हम लोग ने देखा प्राचीन भारत के इतिहास पे डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का। और उसके बाद हम लोग ने देखा मध्यकालीन भारत का डिस्कशन चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगे कमेंट करें। देखिए, ये सेशन बहुत ही प्यारा है और गुजारिश है आपसे कि इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करें और मन लगा के पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल का समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा ईस्वी तक। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? ब्राह्मण राजवंश। शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? बेसनगर। शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती? तो हस्तचरित भागवत से। भागवत धर्म को स्वीकार किसने किया था? तो हेलियोडोरस। शुंग का नवा राजा कौन था? भागभद्र। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये बरहूत स्तूप का। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। महर्षि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। यवनों के आक्रमण की चर्चा किसमें मिलती है? महाभाष्य में मिलती है। गार्गी संहिता में किसका उल्लेख किया गया है? तो यवन आक्रमण का। गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्नि मित्रम किसका नाटक है? तो कालिदास का। देवदान में पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने स्तूपों को तोड़ने का उल्लेख मिलता है? 84,000। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किसमें है? अयोध्या अभिलेख में। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? अग्निमित्र। किसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा को उल्लेख मिलता है? तो मालविग्नि मित्रम में। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? तो खारवेल ने। देवभूति की हत्या किसने किया था? वसुदेव ने। वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण किस काल को माना जाता है? शुंग राजाओं का काल। आगे देखते हैं अगला वंश, यानी कर्णव वंश। तो देवभूति की हत्या किसने किया था? वसुदेव ने। कर्णव वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षचरित से। कर्णव वंश क्या थे? ब्राह्मण। कर्णव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुक ने की थी। अब अगला वंश आता है आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश का काल माना जाता है 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? आंध्र वृत्त कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिक्के, अभिलेख और स्मारक से। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक कौन था? तो सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2। सतकर्णी प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र। उसने कौन कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो मौलवशाली की गोल मुद्रा चलाई थी। ऐसे समझिए कि सतकर्णी प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने गोल आकार की मुद्रा चलाई थी। सतकर्णी प्रथम के सिक्कों में किसका उल्लेख मिलता है? श्रीशात का। भूमिदान का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है नानाघाट अभिलेख से। सातवाहन वंश में किसको महान शासक माना जाता था? तो हाल को। हाल ने किसकी रचना की थी? गथा सप्तशती की। हाल के काव्य की भाषा कैसी थी? प्राकृत। हाल के
राज्यसभा में कौन थे? गुणाक्य और सर्ववर्मन। सातवाहन वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा कौन था? गौतमी सतकर्णी। गौतमी सतकर्णी के विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख से। पुत्र सतकर्णी ने वीर्ण कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। सतकर्णी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? राजा राज और वेद नरेश की। नासिक से कितने सिक्के प्राप्त हुए? 8,000। सतकर्णी ने शक शासक किस शक शासक को हराया था? तो नहपान को। सतकर्णी के बाद शासक कौन बना था? पुलुमावी। पुलुमावी किसका पुत्र था? वशिष्ठी पुत्र। आंध्र प्रदेश पर विजय के बाद किसे आंध्र सम्राट कहा गया? तो पुलुमावी को। पुलुमावी की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। पुलुमावी का नाम पुराणों में क्या मिलता है? पुलोमा। रुद्रदामन को 2 बार पराजित किसने किया था? तो ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा कौन था? यक्षश्री। यक्षश्री सतकर्णी किसका प्रेमी था? व्यापार और जल यात्रा का। किसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने होते? यक्षश्री। यक्षश्री सतकर्णी सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहन ने। सातवाहन का समाज कैसा था? तो ये मार्ग सत्तात्मक था। किसकी मृत्यु के बाद सातवाहन समाज विभाजित हो गया? तो यक्षश्री। व्यवसायियों एवं शिल्पियों के प्रधान को क्या कहते थे? श्रेष्ठीन। सातवाहन काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होता था। सातवाहन काल में राजा उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में दिया जाता राजा को? 1/6। सातवाहन काल में चांदी तथा तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? करछापण। चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किसने किया था? तो ये गौतमी सतकर्णी ने। सातवाहन राजकुल कैसा था? तो सत्तात्मक था। ब्राह्मण तथा बौद्धों को कर मुक्त भूमि दान में देने की प्रथा किसने शुरू की थी? सातवाहन ने। राज परिवार में महिलाएं किस धर्म का प्रश्रय देती थी? बौद्ध धर्म। पुरुष किस धर्म का प्रश्रय देते थे? वैदिक धर्म। सातवाहन वंश की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला क्या थी? कारले। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजगृह में कितने प्रकार के शिल्पी रहते थे? 36। मृतक काल में मूर्ति निर्माण का कला केंद्र क्या था? मथुरा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेदवाहन। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सोतवती थी। सोतवती को महाभारत में क्या कहा गया है? सुक्तिमती। कलिंग में मयोत्तर काल स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किसने की थी? चेदी ने। खारवेल के विषय में विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल किसके समकालीन थे? तो सतकर्णी के। खारवेल ने किस धर्म को पोषक दिया था? जैन धर्म। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। खारवेल ने किसको पराजित किया था? सतकर्णी को। खारवेल किस धर्म का पोषक था? जैन। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो कैसा है? हिंदू, यूनानी, शक, पहलो और कुषाण। हिंदू यूनानी को उल्लेख कहाँ मिलता है? मिलिंद-पन्हो, महाभाष्य और गार्गी संहिता में। भारत की सीमा में प्रवेश करने का श्रेय किसको जाता है? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी क्या थी? सकल। यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपि में सिक्के किसने चलवाए थे? डेमेट्रियस प्रथम ने। डेमेट्रियस के बाद किसने भारत के हिस्से को जीता था? तो यूके टाइट्स ने। डेमेट्रियस प्रथम कहाँ से भारत आया था? बैस्ट्रिया से। बैस्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक कौन था? तो हिलियोक्लीज। बैस्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हुआ था 125 ईस्वी पूर्व में। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों और बच्चों, ये था आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद इस से कर रहा हूँ कि आप सब मेहनत करेंगे, मेरी वीडियो को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्लास।